हेलो विद्यार्थियों, दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारत के सामान्य परिचय के अंदर भारत के पड़ोसी देश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। इसके अलावा भारत के अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत को भौतिक प्रदेशों में अगर देखा जाए तो NCERT के अनुसार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय उपमहाद्वीप को सबसे पहले भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो भारत को जो उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाने का प्रमुख कारण क्या है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की जो भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक परिवेश है, वो इस प्रकार से है कि भारतीय जो भौतिक प्रदेश है यह संपूर्ण महाद्वीप से एक अलग स्थिति रखता है। जैसे मान लीजिए कि इधर जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के बाद में इधर कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र है। इधर जो खाड़ी देश आ गए, इधर से अगर देखा जाए तो ये रूस वाला भाग आ गया, इधर देखा जाए तो ये जापान आ गया, चीन सागर आ गया। और इसके बाद में अगर देखते हैं तो ये विश्व मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप की जो स्थिति है वो विश्व मानचित्र पर है। इसके अलावा देखा जाए तो ये खाड़ी प्रदेश हैं। और इस प्रकार से ये जो एशिया महाद्वीप है, ये जो एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या इन दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के अंदर ही हमारा जो भारतीय भौगोलिक प्रदेश है, भारत है, वो स्थित है। इस भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है जो किस प्रकार से इससे अलग हो रहा है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसको इस साइड में जो उत्तरी पर्वतमाला है, यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है? यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है। ये हिमालय पर्वतमाला है। ये हिमालय पर्वतमाला इस संपूर्ण भारत को, यानी कि ये जो भारत है, इस भारत को एशिया महाद्वीप से यानी कि पूरी तरह से अलग करते हैं। इस प्रकार से भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में एक पूर्णतः अलग अवस्थिति वाला देश है, जिस कारण भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को किसकी संज्ञा दी जाती है? भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन देशों को शामिल किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं भारत। यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश व भारत है, इन देशों को शामिल किया जाता है। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में। सबसे पहले हम भारत की जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों में के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, भारत की ये जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति में भारतीय जो भौतिक प्रदेश हैं, ये प्राचीनतम कौन सी चट्टानों के अवशेष हैं? इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं 1912 में के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की ओर। 1912 के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की ओर लेकर चलते हैं। 1912 का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के रहने वाले थे? अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के जलवायुवेत्ता थे, यानी कि मौसम, जर्मनी के कौन थे? मौसम वैज्ञानिक। जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कब प्रस्तुत किया गया था? इनके द्वारा 1912 में प्रस्तुत किया गया था।
इस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया कि जो संपूर्ण पृथ्वी है जिसके 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसके 29% भाग पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल पृथ्वी का कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण पृथ्वी का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 51 वर्ग किलोमीटर है, जिनके 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। तो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये बताने का प्रयास किया है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। संपूर्ण पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाकार है, जियोडाकार है। संपूर्ण पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाकार है, जियोडाकार है, या आप इसे अंडाकार भी बोल सकते हो, या आप इसे क्या बोल सकते हो, या आप इसे अंडाकार भी बोल सकते हो। तो संपूर्ण पृथ्वी ये जो आकृति है, इस संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर किसका विस्तार है, इसके 71% भाग पर स्थल का विस्तार है, जल का विस्तार है। तो चारों तरफ ये जो जल का विस्तार है, इस जल वाले विस्तार वाले भाग की अगर हम बात करते हैं तो जल वाले विस्तार को किस नाम से जाना जाता है, तो संपूर्ण तरफ ये जो जल वाला विस्तार है, इस जल वाले विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इस जल वाले विस्तार को किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि महासागरीय जो भाग है इसको अल्फ्रेड वेगनर ने क्या नाम दिया, पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पृथ्वी एक महान अथाह जल राशि के ऊपर तैर रही है। इस अथाह जल राशि को अल्फ्रेड वेगनर ने क्या नाम दिया था, पेंथालासा नाम दिया था। इस पेंथालासा के ऊपर स्थलीय स्वरूप जो 29% भाग पर फैला हुआ है, जो तैर रहा है, इसे उन्होंने क्या नाम दिया था, इसे उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। और इस पेंजिया के मध्य एक उथला सागर था, खारे पानी का एक उथला सागर था। इस उथले सागर को उन्होंने क्या नाम दिया था, टेथिस सागर। इस उथले सागर को उन्होंने क्या नाम दिया था, टेथिस सागर नाम दिया था। तो ऐसी स्थिति में अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पहले आज विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, जो महासागर हैं, ये एक ही जगह विद्यमान थे। सभी 5 महासागर चारों तरफ विद्यमान थे और इनके मध्य में जिस प्रकार से बर्तन के अंदर गेंद तैरती है उसी प्रकार से पृथ्वी है वो इन अथाह जल राशि यानी कि पेंथालासा के ऊपर तैर रही थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। और इस पेंजिया के मध्य में एक उथला सागर था। इस उथला सागर को अल्फ्रेड वेगनर ने क्या नाम दिया था, टेथिस सागर नाम दिया था। कालांतर में अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया का विघटन होता है। पेंजिया का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। मान लीजिए कि ये 29% भाग था, इस 29% भाग पर किसका विस्तार था, इस 29% भाग पर पेंजिया का विस्तार था। लेकिन कालांतर में ये जो पेंथालासा है, इसे ये 5 महासागरों में विभाजित हो गया। किसमें विभाजित हो गया, महासागरों में विभाजित हो गया 5। और पेंजिया है, इसके मध्य में जो ये जो टेथिस सागर था, इसकी वजह से ये 2 भागों में विघटित हो गया, यानी कि पेंजिया का क्या हो गया, विस्तारण हो गया। पेंजिया अलग अलग भागों में टूट गया। अलग अलग भागों में टूटने वाले 2 बल थे, एक था ज्वारीय बल और दूसरा था गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि जो वर्तमान में पेंजिया का विघटन हो चुका है, संपूर्ण जो धरातलीय स्वरूप है पेंजिया, जिसे हम महाद्वीपों के रूप में जानते हैं, विश्व 5 महाद्वीपों में 7 महाद्वीपों में विभाजित हो चुका है। तो पेंजिया का जो विघटन हुआ यहाँ से हुआ, तो इसका जो दक्षिण भाग है, इस दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। पेंजिया के दक्षिण भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग को क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन 2 बलों के कारण हुआ। एक था ज्वारीय बल, दूसरा था गुरुत्वीय बल। एक था ज्वारीय बल और दूसरा था गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल की अगर हम बात करते हैं, ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल के कारण जो संपूर्ण जो पेंजिया था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड कहा जाता है। वर्तमान में धीरे धीरे इसका विघटन इस प्रकार से हुआ कि जो पेंजिया था इसके 7 टुकड़े हो गए, और पेंजिया के इन 7 टुकड़ों को विश्व में वर्तमान में 7 महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। और इन 7 महाद्वीपों के मध्य में 5 महासागरों का निर्माण हुआ है, और ये 5 महासागर है वो किसका रूप है, प्राचीनतम पेंथालासा का रूप है। तो एक बार फिर से देख लें कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी थी वो एक अथाह महासागरीय जल राशि पर तैर रही थी, जिसका नाम पेंथालासा था। इस स्थलीय स्वरूप को पेंजिया नाम दिया गया। इसके मध्य में एक खुला उथला सागर था, जिसे क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर नाम दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कालांतर में जो पेंजिया था इसमें क्या हो गया, विघटन हो गया। कालांतर में पेंजिया था, इस पेंजिया में क्या हो गया,
विघटन हो गया, और पेंजिया में जब विघटन हुआ तो पेंजिया में विघटन होने के कारण जो संपूर्ण विश्व था ये दो प्रकार की चट्टानों में निर्मित हुआ। दक्षिण की तरफ का जो विश्व था वो लगभग कौन सी चट्टानों से बना, गोंडवाना लैंड चट्टानों से बना, और उत्तर की तरफ जो विश्व भूमि वाला भाग था, पेंजिया वाला भाग था, वो किसके रूप में बना, अंगारा लैंड के भाग में। अब देखते हैं कि अंगारा लैंड में कौन कौन सी स्मृति को शामिल किया जाता है। तो हम पहले संपूर्ण विश्व की बात करते हैं। तो संपूर्ण विश्व में ये उत्तर की तरफ जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। नीचे की तरफ जो महाद्वीप है ये महाद्वीप कौन सा है, यह है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर हो गया उत्तरी अमेरिका, नीचे की तरफ हो गया दक्षिण अमेरिका। नीचे की तरफ कौन सा महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर था भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के ऊपर इधर देखा तो ये स्कैंडिनेवियाई प्रदेश है, इसके बाद में इसका विस्तार होता हुआ ये रूस का इधर वाला भाग, ये दक्षिण चीन सागर, ये इधर भारत वाला भाग हो गया। ये खाड़ी प्रदेश हो गया, इधर ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इधर ये देखते हैं श्रीलंका हो गया, इधर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मेडागास्कर द्वीप हो गया, ये इधर अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, और ये ग्रीनलैंड हो गया। इस प्रकार से वर्तमान का जो विश्व है इसके स्वरूप की रचना होती है। ये वर्तमान के विश्व के स्वरूप की रचना होती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे 33 सागर का जो अवशेष दो भागों में जो विभाजन हुआ पेंजिया का, ऊपर वाला स्वरूप जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, तो ये जो रेखा है ये इसके स्वरूप को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले सभी जो भाग हैं, सभी जो महाद्वीप हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर में उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये सभी महाद्वीप हैं, वो कौन सी चट्टानों के अवशेष हैं, अंगारा लैंड के अवशेष हैं। ये किसके अवशेष हैं, अंगारा लैंड के अवशेष हैं। इसके बाद में दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, भारत है, मेडागास्कर द्वीप है, और अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। यानी कि दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, भारत है, मेडागास्कर द्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये सभी किसके अवशेष हैं, ये सभी जो महाद्वीप हैं वो कौन सी चट्टानों के अवशेष हैं, ये सभी महाद्वीप गोंडवाना लैंड चट्टानों के अवशेष हैं। ये कौन सी चट्टानों के अवशेष हैं, गोंडवाना लैंड चट्टानों के अवशेष हैं। इसके अलावा एक और जो शिलाकृति थी 33 सागर, तो ये जो भाग था, इस भाग को किसके रूप में माना जाता है, इस भाग पर किसका विस्तार माना जाता है, 33 सागर का विस्तार माना जाता है। ऐसी स्थिति में हम इस लेसन के अंदर भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो शिलाकृतियाँ, इन शिलाकृतियों के आधार पर हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले जो भौतिक प्रदेश हैं वो भौतिक प्रदेश प्रमुख रूप से प्राचीनतम तो गोंडवाना लैंड चट्टानें या फिर 33 सागर के अवशेष हैं। कौन सी दो प्राचीनतम चट्टानों के अवशेष हैं, या तो गोंडवाना लैंड चट्टानों के अवशेष हैं, और साथ में किसके अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष हैं। इसके अलावा वर्तमान की ये जो भारतीय स्थिति है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो पेंजिया के आधार पर भारतीय जो शिलाकृतिक प्रदेश हैं ये दो प्रकार की चट्टानों से बने हैं, एक गोंडवाना लैंड चट्टानों से बने हैं और दूसरे 33 सागर के अवशेष से बने। एक और जो अवधारणा थी भारत के संदर्भ में वो थी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये 1960 में हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये 1960 में हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें संशोधन 1967 में मॉर्गन के द्वारा किया गया। यानी कि ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, 1967 में मॉर्गन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मॉर्गन और हैरी हेस ने जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार आज संपूर्ण विश्व है, इसमें 6 बड़ी प्लेट
तथा 19 लघु प्लेट हैं, यानी कि ये संपूर्ण जो पृथ्वी है वो 6 बड़ी प्लेटों एवं 19 लघु प्लेटों से मिलकर बनी है तथा इन प्लेटों के जो भ्रंश वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर ये प्लेटें आपस में मिलती हैं, तो उन प्लेटों के आपस में मिलने, एक दूसरे से विस्तृत होने पर जिसका निर्माण होता है, तो अलग अलग स्थितियों का निर्माण होता है। तो यानी कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार ये जो प्लेटें जो किनारे बनाती हैं वो 3 प्रकार के किनारे बनाती हैं। एक होता है अपसरण, दूसरा होता है अभिसरण और तीसरा होता है रूपांतरण। यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो प्लेटें हैं वो कितने प्रकार के किनारों का निर्माण करती हैं, तो 3 प्रकार के किनारे बनाती हैं, एक अपसरण, दूसरा अभिसरण और तीसरा रूपांतरण। हम यहाँ पर भारत की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे कि किस प्रकार से अभिसरण जो किनारा है उसके तहत भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ है, उसके बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम अपने जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार देखते हैं कि संपूर्ण जो विश्व था, इस विश्व में हम अपने भारत की उत्पत्ति की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर विद्यमान था। कितने अरब वर्ष हुए? आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप था, वो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके दक्षिण पश्चिम में विद्यमान था। ये जो भ्रंश क्षेत्र है, इस भ्रंश क्षेत्र के अंदर पृथ्वी के आंतरिक घटनाओं के चलते, आंतरिक दबाव व ताप के चलते ये जो भ्रंश था वो यहाँ से टूटकर इससे अलग हो जाती है। जैसे ही ये भ्रंश यहाँ से टूटकर अलग होता है तो ये सबसे पहले कौन सी साइड में जाता है? ये सबसे पहले जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ। सबसे पहले ये कहाँ पर जाता है? सबसे पहले ये अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ। जैसे ये यहाँ से आता है तो यहाँ पर गति कर रहा होता है, उसी समय ये किसके कनेक्ट में आता है? एशिया महाद्वीप के कनेक्ट में आता है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस क्षेत्र की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। जैसे ये इससे अधिक होता है, ये इस साइड में गति करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही ये उपमहाद्वीप इस साइड में गति करता है तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम भाग था, इस दक्षिणतम भाग से इसकी काफ़ी तेज टक्कर होती है। और जैसे ही काफ़ी तेज टक्कर होती है तो यहाँ पर ये जो स्थलखंड था इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि विभाजित हो जाता है, जिनमें ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर की तरफ जो रेखा है वो है कर्क रेखा, इसके नीचे की तरफ जो रेखा है वो है मकर रेखा। तो जैसे ही ये प्लेट यहाँ से मकर रेखा को पार करती है तो एक टुकड़ा तो मकर रेखा को पार करते हुए यहाँ पर जाकर स्थापित हो जाता है, जिससे तो बोलते हैं आज का ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जाकर जो स्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं? आज का ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। एक टुकड़ा यहीं पर रह जाता, यहीं पर जो टुकड़ा रह जाता है उसको बोलते हैं मेडागास्कर द्वीप। यहाँ पर जो टुकड़ा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेडागास्कर द्वीप बोलते हैं। यहाँ पर जो टुकड़ा रह जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेडागास्कर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और एक टुकड़ा जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करता है तो ये तीव्र गति से किससे टकराता है? एशियाई महाद्वीप से टकराता है। यानी कि आज से लगभग 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व, 3.6 अरब वर्ष पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो आज से लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर भारत स्थित ही नहीं था, वो अलग था, समुद्र के अंदर तैर रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप इससे टकराता है, किससे टकराता है? एशिया महाद्वीप से टकराता है। तो अब हम यहाँ पे उन तीनों किनारों की बात करते हैं, अपसरण, अभिसरण एवं रूपांतरण। अपसरण से क्या तात्पर्य है? अपसरण क्या है? अपसरण की अगर हम बात करते हैं तो अपसरण के अंदर 2 चट्टानें एक दूसरे से अलग होती हैं। जो 2 चट्टानों का अलग होना या पीछे की तरफ हटना क्या कहलाता है? अपसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 चट्टानें यहाँ पर विद्यमान है, चट्टान नंबर 1, चट्टान नंबर 2, ये यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन ये यहाँ से इधर चली गई और ये यहाँ से इधर चली गई। जैसे ही ये दोनों चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी तो इनके मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग के अंदर खिंचाव होगा, जिस कारण मध्य वाला भाग ऊपर की तरफ उठेगा और एक अलग भूसंतति का निर्माण होगा। इस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण हम देखते हैं कि संपूर्ण पेंजिया जो एक जगह विद्यमान था, यहाँ पर हमने संपूर्ण पृथ्वी को एक जगह देखा, संपूर्ण पेंजिया जो एक जगह विद्यमान था, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, नीचे की तरफ अफ्रीका महाद्वीप,
इधर दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ये सभी एक जगह सटे हुए थे। जैसे इनके मध्य अपसरण हुआ तो ये दोनों भाग, यानी कि ये प्लेट इस तरफ गति करने लगी, ये प्लेट इस तरफ गति करने लगी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकने लगी। जैसे ही ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं के अंदर खिसकने लगी तो इन दोनों का जो महासागरीय तलीय वाला भाग है वो ऊपर की ओर उठा और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। अटलांटिक महासागर में किसका निर्माण हुआ? अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा कटक है, जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर है। ये जो विश्व का सबसे बड़ा कटक है उस कटक का नाम क्या है? अटलांटिक कटक है। ये कहाँ पे स्थित है? ये अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है? 14,000 किलोमीटर है। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के तहत कौन से किनारों के कारण, यानी कि कौन सी प्रक्रिया के कारण अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है? तो उस प्रक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं? उस प्रक्रिया को हम अपसरण के नाम से जानते हैं। यानी कि अपसरण में दो चट्टानें एक दूसरे से अलग हटती हैं, एक दूसरे से पीछे की ओर हटती हैं। इसके बाद में दूसरी चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे जो किनारे हैं वो है अभिसरण। दूसरे जो किनारे हैं उनको क्या कहा जाता है? दूसरे किनारों को कहा जाता है अभिसरण। दूसरे किनारों को क्या कहा जाता है? अभिसरण कहा जाता है। अभिसरण के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये चट्टान नंबर 1 है और ये चट्टान नंबर 2 है। ये चट्टान इस साइड में आएगी, ये चट्टान इस साइड में आएगी, यानी कि दोनों चट्टानें एक दूसरे के विपरीत आएंगी, एक दूसरे के विपरीत आएंगी, यानी कि एक दूसरे के सामने आएंगी। जब दो चट्टानें एक दूसरे के सामने आती हैं तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी चट्टान है वो छोटी चट्टान के नीचे घुस जाती है। बड़ी जो चट्टान है, बड़ी जो प्लेट है वो छोटी प्लेट के नीचे घुस जाती है, तथा जहां पर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विरुद्ध धक्का मार रही होती हैं तो इनमें विमोचन या वलन पड़ जाता है, जिस कारण वलित पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो इंडियन प्लेट थी, यहाँ पर ये कौन सी प्लेट थी? इंडियन प्लेट थी। ये इंडियन प्लेट कौन सी प्लेट से टकराती है? एशियन प्लेट से टकराती है। कौन सी प्लेट से टकराती है? एशियन प्लेट से टकराती है। तो यहाँ की जो स्थलाकृतिक प्रदेश है उसमें नीचे की तरफ क्या हो जाता है? वलन हो जाता है, और इस वलन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक तीक्ष्ण पर्वतमाला का निर्माण होता है। इस पर्वतमाला को हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। इस पर्वतमाला को किसका नाम दिया गया है? इस पर्वतमाला को हिमालय पर्वतमाला का नाम दिया है। यानी कि विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वह है हिमालय पर्वतमाला। सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। और इस हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण हो वो किस कारण से हुआ है? वो अभिसरण के कारण से हुआ है। किसके कारण से हुआ है? अभिसरण के कारण से हुआ है। यानी कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराई हैं, इनमें एक प्लेट थी एशियन प्लेट और दूसरी प्लेट थी इंडियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो एक नवीन स्थलाकृति का निर्माण हुआ इनके मध्य में, इनके मिलन वाले क्षेत्रों में वलन होने के कारण। और वह नवीन स्थलाकृति कौन सी थी? वह नवीन स्थलाकृति थी हिमालय पर्वतमाला। इसके बाद में प्लेटों के जो तीसरे किनारे होते हैं, प्लेटों का जो तीसरा किनारा है उसे रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण जो किनारे होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक प्लेट जो ये है वो इस तरफ गति करेगी और दूसरी प्लेट है वो इस तरफ गति करेगी। तो ये एक दूसरे से बिना अड़े एक दूसरे के समांतर क्या करेंगी? गति करेगी। तो एक दूसरे से समांतर होने के कारण ये प्लेटें ना ही तो एक दूसरे को क्षति पहुंचाएगी और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया को निर्मित करेंगी। तो इस प्रकार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व जब इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट से टकराई तो इन दोनों प्लेटों के टकराए जाने के कारण इनका जो मिलन क्षेत्र था वहां पर धरातल में वलन हुआ। वलन के कारण ऊपर की तरफ एक स्थलाकृति का निर्माण हुआ। एक स्थलाकृति जो ऊपर की तरफ निकली उस स्थलाकृति से किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो ये एक सिद्धांत था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिससे 1960 में हैरियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रमुख जो योगदान है वो किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। दूसरा जो सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जर्मनी के मौसमविद कलाकार अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों की।
इसके बाद में हम भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। तो भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो भारतीय भौतिक प्रदेश हैं, इन्हें प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को NCERT के अनुसार, भारतीय भौतिक प्रदेशों को NCERT के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो इस पर्वतीय प्रदेश को हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है या हिमालय पर्वतमाला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हिमालय पर्वतमाला भी कहा जाता है। दूसरा जो प्रमुख भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो इसे उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, जिसके हम किसके नाम से भी जानते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पांचवा जो भौतिक प्रदेश है वो है समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। और छठवां भौतिक प्रदेश है, छठवां भौतिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह है। इस प्रकार NCERT के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। अगर RBSE की किताबों में देखा जाए तो RBSE के अनुसार जो भौतिक प्रदेश है इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से हिमालय पर्वतमाला। दूसरा भौतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान में ही किसको शामिल किया गया है? थार के मरुस्थल को शामिल किया गया है। उत्तर के विशाल मैदान में ही किसको शामिल किया गया है? थार के मरुस्थल को शामिल किया गया है। इसके बाद में तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बाद में हम बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, इनको एक भौतिक प्रदेश में शामिल किया गया है। इस प्रकार इन भौतिक प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, अगर वैसे देखा जाए तो हिमालय पर्वतमाला है वो प्राचीनतम 33 सागर का अवशेष है, यानी कि जहाँ पर प्राचीन समय में 33 सागर था वहाँ पर आज क्या पाया जाता है? वहाँ पर आज उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतमाला पाई जाती है। ऐसे ही उत्तर का विशाल मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये प्राचीनतम किसका अवशेष माना जाता है? इनको उत्तर के विशाल मैदान को और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इसके अलावा जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है इसको गोंडवाना लैंड चट्टानों का अवशेष माना जाता है। इसको किसका अवशेष माना जाता है? इसको गोंडवाना लैंड जो चट्टानें हैं, गोंडवाना लैंड चट्टानें हैं, उनका अवशेष माना जाता है। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को किसका अवशेष माना जाता है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को गोंडवाना लैंड चट्टान है, इनका अवशेष माना जाता है। इसके अलावा समुद्र तटीय मैदान है और द्वीप समूह है, इनको किसका अवशेष माना जाता है? इनको 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इनको किसका अवशेष माना जाता है? इनको 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो इस प्रकार भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं इनमें बात करते हैं, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। ये किसके अनुसार वर्गीकृत हैं? NCERT के अनुसार वर्गीकृत हैं। अगर RBSE की बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला के बाद में उत्तर का विशाल मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से इसको एक ही माना है NCERT के अलावा RBSE ने। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अलग है और समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह इनको एक अवशेष माना है। इस प्रकार से RBSE ने जो भारत को प्रमुख रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। हिमालय पर्वतमाला की बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल, ये किसके अवशेष है? ये दोनों ही 33 सागर के अवशेष हैं। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है जिससे गोंडवाना लैंड चट्टानों से निर्मित है,
समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह है, ये किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसे हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसके विपरीत हम उत्तर के विशाल मैदान एवं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि उत्तर का विशाल मैदान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ये 33 सागर के अवशेष हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है? इनका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम गोंडवाना चट्टानों के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना चट्टानों का अवशेष है और इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अंतिम भौतिक जो स्वरूप है वो है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इस प्रकार से हमने इस कक्षा के अंदर भौतिक उत्पत्ति, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है, NCERT एवं RBSC के अनुसार भारत को भौतिक प्रदेशों में किस प्रकार से विभाजित किया गया है, उसके बारे में अध्ययन किया है। आगे की क्लास में हम भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।